हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपका दोस्त मनीष आपके साथ फिर हाजिर हूं। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण प्रोड्यूस होती है। जहां पे हमने रीजन देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस था वो क्या था, चार्ज था, और चार्ज को मूव कौन करा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस मूव करा रहा था। और कौन मूव हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था। इन सब के बारे में हमने इस क्वेश्चन का जवाब दे लिया था। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया था कि जो करंट का जो फ्लो है एक्चुअल में किसके फ्लो को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। और फ्री टू मूव होने के कारण क्या होता है, यदि उसको थोड़ी सी भी एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है तो उसके कारण वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, या फिर अपने ऑर्बिट से क्या हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हमने कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि करंट की जो एक्चुअल में डायरेक्शन बोली जाती है वो डायरेक्शन किसकी बोली जाती है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बोली जाती है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के क्या बोलेंगे उनको, प्रोटॉन्स की डायरेक्शन बोली जाती है। तो करंट के बारे में हमने क्या बोला था कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जनरली किसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बोली जाती है। ठीक है ना दोस्तों। हमने बेसिकली इसको किससे रिलेट किया था, वाटर लेवल से, हीट के फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, नेचुरली जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो यदि उसी बात को कंटिन्यू करते हैं, हमने बोला था कि यदि मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ए बी को मान लिया मैंने कोई मेटल का वायर है, उसको मैं एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस V से या फिर एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो हम क्या देखते हैं कि जो करंट का फ्लो है वो कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। क्यों बोला गया इसको, थोड़ा सा वापस इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो हमने क्या वो देखा था, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या सरप्लस है, यानी कि बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। यानी कि देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और दूसरे एंड पे कौन बैठा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि बहुत अत्यधिक मात्रा में, यानी कि हाई कंसंट्रेशन रीजन है, हाई कंसंट्रेशन रीजन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और हमने जो बोला था, जो नेचुरली जो फ्लो होता है, नेचुरली जो फ्लो बोला जाता है, नेचुरल फ्लो, वो हमेशा कैसा बोला जाता है, कैसा बोला जाता है दोस्तों, हायर रीजन टू लोअर रीजन, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस टर्मिनल के पास, इस नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर रीजन बना रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि लोअर रीजन है। तो फ्लो कैसा होगा, हमेशा हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट बोला था, है ना दोस्तों। क्यों फ्लो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस था, या फिर एक ड्राइविंग फोर्स था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। यानी कि फ्लो हमेशा कहां से कहां हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन की हो। लेकिन हमने जब हमारे कन्वेंशनल करंट की बात करी थी, कन्वेंशनल करंट की बात का मतलब क्या है कि हमने करंट की जो डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो मान रखी है कि हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्शन कैसे मान रखी है, जो डायरेक्शन होती है किसकी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन होता है दोस्तों, आपका प्रोटॉन होता है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है उसी को हमने क्या डायरेक्शन बोल रखी है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को से डिनोट कर रखा है। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है दोस्तों, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। यानी कि एक्चुअल में यदि मैं करंट की डायरेक्शन बताने की कोशिश करूं इस सर्किट के अंदर, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि रेड किसको शो कर रहा है, देखो दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो यही किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना दोस्तों।
इन सब के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके थे, सही है ना दोस्तों। इसके बाद हमने किसका कंसेप्ट पढ़ा था, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा था। रेजिस्टेंस का हमने फिजिकल मीन देखा था। रेजिस्टेंस का फिजिकल मीन क्या बोला था कि एक तरह के ऑब्स्टिकल है, यानी कि एक तरह का अवरोध है, यानी कि जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो नहीं होने देता है। किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, उसे हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस बोला था। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी इसके सिमिलर कि रेजिस्टेंस कहां से आया था, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के कुछ बेसिक अजम्पशंस के बारे में हमने बात की थी। सो इन सभी चीजों के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि यदि रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों हम हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देख चुके थे कि यदि हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या क्या फीचर थे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि करंट क्या होगा, सभी डिवाइसेस के अंदर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, फैन जोड़ दिया। फैन लिख देता हूं मैं, फैन जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट जोड़ दी, ठीक है। तो क्या कहा मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फीचर था, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फीचर था कि सभी डिवाइसेस, जैसे ये बल्ब है तो सभी डिवाइसेस में से जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि करंट यहां पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, करंट क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। जब भी तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जब भी तो करंट क्या होगा, सब में क्या होगा, सेम होगा। और क्या कह सकते हैं, यदि मैंने इसको एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है इसके अक्रॉस, तो क्या बोल रहा हूं, यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि करंट तो क्या है इन सब के अंदर, करंट सेम है सबके अंदर। फैन के अंदर भी, ट्यूबलाइट के अंदर भी क्या है, करंट कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, और करंट क्या होता है, सेम होता है। तो दूसरा फीचर हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला था, अलग अलग रहने वाला था। यानी कि कह सकते हैं कि इस V का कुछ पार्ट बल्ब को जलाने काम में आ रहा है, V का कुछ पार्ट फैन को चलाने काम में आ रहा है, और V का कुछ पार्ट ट्यूबलाइट को चलाने काम में आ रहा था। करंट तो क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग अलग इक्विवेलेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेट्स से हमने कह दिया था कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो हमने बोल दिया था V1 था। लेट्स से कि फैन के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो क्या था, V2 था, और ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो क्रिएट हो रहा था वो कैसा था, V3 था, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने देखा था कि V के क्या हो रहे हैं, तीन पार्ट हो रहे थे, V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा था, V को क्या कर दिया था, जैसे डिफाइन कर दिया था, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया था। अब दोस्तों एक टर्म है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या टर्म है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यदि ये सब क्या करेंगे, डिवाइसेस हैं, तो इनका क्या होगा, खुद क्या बने हुए, किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए होंगे, और किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए होंगे तो कुछ ना कुछ इनके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं इन सबको हटा के इनके इक्विवेलेंट, इनके बराबर एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो रेजिस्टेंस किसका होगा, कितना होगा, तो देखें कितना होगा कि वो, इसका मतलब क्या है कि इन सबको हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी वोल्टेज तो सेम है, करंट भी सेम है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इन तीनों डिवाइसेस के अलोंग, या इन तीनों डिवाइसेस का जितना का टोटल का जितना रेजिस्टेंस होता है उसके इक्वल किसका बना दिया, ये रेजिस्टेंस को बना दिया। तो ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये पूरा ओवरऑल क्या कहलाता है, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में हम कल बात कर चुके थे और हमने यहाँ देखा था कि जहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का समीशन आ रहा था, है ना दोस्तों। जैसे कि हमने वहां देखा था कि जो आर इक्विवेलेंट था वो कैसा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। जितने रेजिस्टेंस लगे हुए या फिर जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके अलोंग सभी का रेजिस्टेंस का क्या होगा, समीशन होगा। और हमने क्या बोला था उस टाइम कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या बोल रहा हूं, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या देता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी भी सर्किट के अंदर। क्या बोल रहा हूं कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या करता है, किसी भी सर्किट के मैक्सिमम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इन तीनों में से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी क्या होगा, ये आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होगा। यानी कि कह सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होगा R1 से, आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होगा R2 से और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा R3 से। यानी कि सभी रेजिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब हम बात हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके थे। आज जो हमको क्या करना है कि यदि आपने यहाँ पे तो देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने आर इक्विवेलेंट कितना निकाला, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला और इक्विवेलेंट सर्किट कितना होता है, उसके अलावा हम करंट भी हमने फाइंड कर लिया था। आज की इस यदि आज अब हमको जो स्टार्ट करना है वो किसको स्टार्ट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। देखो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि असेंबली लाइन का एग्जांपल लिया था कि आप स्कूल के असेंबली में खड़े हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि मान लो आप किस में क्लास में हो, 10th क्लास में हो, और 10th क्लास में कितने सेक्शन है, A B C 3 सेक्शन है। ठीक है, तो A के कुछ स्टूडेंट होंगे, B के कुछ स्टूडेंट होंगे, C के कुछ स्टूडेंट होंगे। तो आपने क्या देखा था कि A के जितने भी स्टूडेंट थे उन सबके अंदर क्या था, A की तरह A के आइडेंटिटी से क्या हो रहे थे, वो रिप्रेजेंट हो रहे थे कौन से, 10th A से। और उन सबके अंदर जो क्लास टीचर, फॉर एन एग्जाम्पल कह सकता हूं क्लास टीचर क्या होगा, सबका क्या था, एक जैसा था, जो कि हमारे किस क्लास टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा है, करंट प्ले कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप B को देखो और C को देखो तो क्या है, B और C का क्या है, क्लास टीचर क्या है, अलग अलग है। यानी कि इन सब में के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होगा, जो करंट होने वाला है वो तो क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। लेकिन आप ये देखो कि ओवरऑल किस में कहलाएंगे, A B C किसके पार्ट है, 10th क्लास के पार्ट है ना, तो ये ओवरऑल किससे ड्राइविंग हो रहे हैं, 10th क्लास से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उन सब में क्या था, उन सब में तो क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या आता, अलग अलग आ रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये सब किसके अंदर आएंगे, अलग सेम वोल्टेज के साथ रिप्रेजेंट होंगे। देखो दोस्तों, इसको एक तरीके से एनालॉगस और कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल में बात करूं, मान लो एक आपके पास कुआं है, ठीक है, और कुएं पे के पास क्या है, लोग पानी भरने आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुएं के पास लोग पानी भरने आए हैं तो क्या हुआ, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, या फिर कह सकते हैं उनके कुएं के अंदर एक ही बाल्टी है, तो क्या होगा, टर्न बाय वाइज क्या करेंगे, कुएं के अंदर से क्या होंगे, सब पानी निकालेंगे, है ना, सही बात है ना। तो वो सब किसमें कहलाएंगे, अपने टर्न का इंतजार करेंगे। यानी कि कुछ अपने टर्न का इंतजार करने का मतलब कि इसके पास पहले करंट आएगा तो ये जलेगा, उसके पास करंट आएगा तो फिर फैन चलेगा, इसके पास कोई करंट आएगा तो फिर क्या चलेगी, ट्यूबलाइट जलेगी, है ना। यानी कि अपने टर्न का इंतजार करेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन किसका, कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब मैं क्या कर दूं कि वहां पे मान लो जितने जने हैं उतना ही क्या कर दूं, बकेट लटका दूं, तो क्या होगा, एट अ टाइम क्या होगा, सभी अपने अपने बकेट डुबोएंगे और क्या करेंगे, वाटर को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो वो सब किसके अंदर कहलाएंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कैसे खड़े होंगे, पैरेलली खड़े होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखते हैं क्या सर्किट रिप्रेजेंट रहता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखो दोस्तों, ये हम एक सर्किट बना रहे हैं, एक ड्राइविंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस है, उनको हम कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये 3 मार्कर है, ठीक है, ये 3 मार्कर है, इसको हमको पैरेलली कनेक्ट करना था। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करा था कि जो फर्स्ट मार्कर था उसके लास्ट एंड को सेकंड मार्कर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया था, थर्ड मार्कर को कैसे कनेक्ट कर दिया था कि जो सेकंड मार्कर का जो लास्ट एंड है उसको थर्ड मार्कर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने क्या बोला था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमको पैरेलली कनेक्ट करना है।
पैरेलली कैसे कनेक्ट होंगे दोस्तों, आपके पास मान लो 3 रेजिस्टेंस गिवन है, तो तीनों रेजिस्टेंस या फिर 3 मार्कर गिवन है, तो आप क्या करो, जो तीनों मार्कर है उनके जो इनिशियल एंड है उनको एक साथ कनेक्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखो 3 एंड को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, इनिशियली एंड को। ठीक है, और क्या करो, फाइनल जो एंड पॉइंट है तीनों के उनको भी क्या कर दो, एक साथ कनेक्ट कर दो। तो इस टाइप से अब देखो इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको सामने कि तीनों एक दूसरे के कैसे है, पैरेलली है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन थे, मान लो 3 रेजिस्टेंस या 3 रजिस्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है R1, इसका मैग्नीट्यूड है R2, इसका मैग्नीट्यूड है R3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूं, इसके इनिशियल एंड को, इसके इनिशियल एंड को, इसके इनिशियल एंड को, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दूं। तो भैया ये मैंने पकड़ा पहला एंड, पहला रेजिस्टेंस, इसका ये मेरा पहला रजिस्टर, और इसको मैंने इनिशियल एंड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूं, फाइनल एंड को भी क्या कर दूं, आपस में कनेक्ट कर दूं। तो फाइनल एंड को भी मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे आके इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो आपका सर्किट बना या रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए, वो कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट हुए। ये कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब क्या बात आती है इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि यदि इन तीनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर लिया है, तो पैरेलली कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको इन सब के कंपैरिजन में रिप्लेस कर दिया जाए और उसको लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इसके कंपैरिजन में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं A और B। ठीक है ना दोस्तों, तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है, और इसके अक्रॉस भी इन पॉइंट को नाम दे देता हूं AB, तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, V है। बात समझ में आ रही है। हमारा टॉपिक चल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है आपके। अब देखते हैं हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये मतलब था कि क्या हो कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से या इंडिविजुअल डिवाइसेस में से जितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है या फिर इंडिविजुअल डिवाइस के पास जितना पोटेंशियल जा रहा है, सभी डिवाइसेस के पास भी उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फीचर बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल difference in each resistance will be same। क्या रहने वाला है दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल डिवाइस के इसके अक्रॉस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी कि हम वहां देख रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि एक क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस कुछ समथिंग पोटेंशियल था, V1 हमने नाम दिया था। दूसरे के अक्रॉस कुछ समथिंग क्या था, पोटेंशियल था, उसको हमने नाम दिया था V2। और जो थर्ड था उसके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, V3 था। यानी कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह रहा था, अलग अलग रह रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या फीचर आ रहा है कि इसके अक्रॉस भी क्या, यदि मैं R1 के अक्रॉस बोलूं कि इस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R1 के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। R3 के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। यानी कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि वहां पे आप देख रहे थे कि डिवाइसेस को चलने के लिए अपने पास करंट आने का क्या करना पड़ रहा था, इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है
इन सबको जलने के लिए या फिर इन सबके पास करंट आने के लिए इनको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनके पास क्या आएगा, डायरेक्टली जो सारी जो पावर लेंगे या जितना भी वर्क लेंगे वो डायरेक्टली किससे लेंगे, बैटरी से लेंगे। वहां पे क्या आ रहा था, स्टेप बाय वाइज क्या आ रहा था, वहां पे पोटेंशियल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसा पोटेंशियल आ रहा है, डायरेक्टली पोटेंशियल आ रहा है, यानी कि उनको वर्क करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, लैगिंग आ रही थी वहां पे। लेकिन वहां पे वर्क, यहाँ इस कॉम्बिनेशन के अंदर वर्किंग की लैगिंग नहीं आती है, यानी कि यहाँ पे डिवाइसेस के बीच में, डिवाइसेस में, इन डिवाइसेस नो लैगिंग, यानी कि सारी चीजें एकदम से चल सकती है। वहां पे क्या था कि पहले एक जलेगा, पहले पंखा चले, सॉरी पहले बल्ब जलेगा, फिर पंखा चलेगा, फिर ट्यूबलाइट जलेगी, है ना, ऐसी बात थी ना। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीजों को एक साथ चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है, यानी कि तीनों चलने के लिए एकदम से एक साथ क्या कर रही थी, यहां से पावर क्या कर रही थी, कंज्यूम कर रही थी। ठीक है, तो दोस्तों आपके माइंड में तो सवाल आ रहा होगा, सर ये तो बेस्ट है ना, वहां पे तो हमको इंतजार करना पड़ रहा था और इस कॉम्बिनेशन में हमको डायरेक्ट पावर मिल रही है, तो क्या होगा, ये तो इजीली है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन एक बात सोचो कि ये भी डायरेक्टली यहां से पावर कंज्यूम कर रहा है, ये भी डायरेक्टली यहां से पावर कंज्यूम कर रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली एकदम से यहां से पावर कंज्यूम कर रहा है। यानी कि यहां पे क्या बन गया, बढ़ गया, वर्किंग लोड बढ़ गया। यदि वर्किंग लोड बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि जल्दी से, यदि ये बैटरी थी तो जल्दी से खत्म हो जाएगी। सही बात है ना। तो हमको यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो क्या दिख रही है हमको कम लग रही है, लेकिन हमको मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बात समझ में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को फ्रिक्वेंटली क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, एकदम से सब यहीं से पावर कंज्यूम कर रहे हैं ना अपनी चलने के लिए। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। हमको नो डाउट हमको फीचर अच्छा मिल रहा है, एक साथ पैरेलली सभी चीज चल रही है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बैटरी के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहला हमने फीचर देख लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्या दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब हम बोलते हैं यहाँ पे करंट। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉर एन एग्जांपल यहाँ से आई करंट चला, आई एम्पियर अमाउंट का क्या चला, करंट चलना पर कर देखा, करंट यहां तक चला, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ गया। ठीक है दोस्तों। अब ए पॉइंट पे आ गया तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि वहां पे करंट को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ मिल रहा था, है ना दोस्तों, ऐसा देखा था ना आपने। कि करंट को जहां से जैसे आई करंट चला तो करंट को फ्लो होने के लिए केवल एक ही पाथ दिख रहा था। लेकिन यहां पे देखा जाए, यदि हम यहाँ पे देखें तो करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पे कितने पाथ दिख रहे हैं दोस्तों, 3 पाथ दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, तीनों पाथ में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, क्या होना चाहता है, मेटल है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिवाइसेस तो उनके अंदर से क्या होना चाहता है, फ्लो तो होना चाहता है। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट्स से कि इसके अंदर से I करंट का I1 पार्ट इसके अंदर गया, I2 पार्ट इसमें गया और I3 पार्ट इसमें गया। ठीक है ना दोस्तों। अब करंट I1 इसमें फ्लो हुआ, I1 यहाँ कलेक्ट हो गया, I2 यहाँ से कलेक्ट हो गया और I3 यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और कंप्लीटली इस सेकंड जंक्शन पॉइंट, बी जंक्शन पॉइंट, बी क्या है आपका जंक्शन पॉइंट, तो बी जंक्शन पॉइंट पे क्या हो गए, ये तीनों करंट क्या हो गए, कलेक्ट हो गए वापस। यानी कि यदि मैं ए और बी के ऊपर बात करूं तो ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट पे करंट कितना आया था, आई आया था इनकमिंग, यानी कि इनपुट ये था आई, और आउटपुट कितना हो गया था, I1 प्लस I2 प्लस I3। सही बात है ना, ए पॉइंट के ऊपर। यदि मैं सिमिलरली बी पॉइंट पे बात करूं तो इनपुट कितना आया, इनपुट आया आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउटपुट में किसमें बदल गया, आउटपुट की हम बात करें वो अगेन क्या बन गया, I, यानी कि टोटल करंट वापस क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हम एक बेसिक अजम्पशन लगा रहे हैं कि चार्ज कैसे रहने वाला है, कि करंट किसके द्वारा कन्वर्ट हो रहा है, या फिर करंट किसके कारण कन्वे हो रहा है, या
जनरेट हो रहा है वो क्या था, चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है, चार्ज इज कंजर्व, यानी कि किसी भी प्रकार का लॉस चार्जेस का नहीं हो रहा है। यहां हम ये बेसिक अजम्पशन मान के चल रहे हैं, ये क्या हमारा बेसिक अजम्पशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आई बी पॉइंट पे I2 I3 कलेक्ट अलग अगेन क्या कर लिया, करंट को कलेक्ट कर लिया और यहां से फाइनली आई करंट वापस क्या हो गया, फ्लो होने लग गया और बैटरी के अंदर इंसिडेंट हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों, क्या हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फीचर, पहला फीचर था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था, यानी कि सभी डिवाइसेस को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डायरेक्टली एक ही सोर्स से मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की लैगिंग नहीं हो रही थी चलने के लिए। ठीक है, और सेकंड फीचर क्या था कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फीचर था उसका अपोजिट जो फीचर है वो किसका फीचर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट इज नॉट सेम। कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, करंट इज नॉट सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब फाइनली हमारे पास जो टास्क है वो क्या टास्क क्या है कि सर मुझे क्या फाइंड करना है, इस आर इक्विवेलेंट को फाइंड करना है कि इस सर्किट से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो उसको फाइंड करना है मुझे। तो दोस्तों एक बेसिक चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, V1 V2 से V3 सब किसके बराबर है, V के बराबर है। ठीक है ना दोस्तों, ये पहला फीचर है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, लेकिन करंट किसके बराबर है, I किसके बराबर है यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ये हमारा सेकंड फीचर था। ठीक है ना दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और हमको रेजिस्टेंस जब भी निकालना होता है या फिर हम रेजिस्टेंस की जब भी बात आती है तो हमारे पास माइंड में क्या क्लिक होता है, ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स ने क्या बोला था कि यदि किसी भी सर्किट की फिजिकल कंडीशन क्या है, सेम है या रिमेन कांस्टेंट है या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेसिकली जो माइंड होता है हमारा किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी डिवाइसेस के एजेस पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किसी भी डिवाइसेस की एजेस पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, V = क्या होता है, IR होता है। ये हमारा बेसिक क्या था, ओम्स लॉ था। हम चलते हैं, हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ओर। तो मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूं, हम उसको यहां सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर इक्विवेलेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। क्या लिखेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, V, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, कितना रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, V/I के। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब हम हमारे सर्किट के ऊपर चलते हैं कि R इक्विवेलेंट होगा कितना। हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V के। ठीक है ना दोस्तों। सेकंड हम क्या बात बोल रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। यदि I करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जैसे हम क्या निकालें, I की वैल्यू निकालें। I की वैल्यू कितनी होगी, I बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, अब इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस करते चले। ठीक है, तो इन वैल्यूज को रिप्लेस करें तो I से हम क्या कर दें, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इजिकल I1 करंट जा रहा है, I1 करंट इसके अकॉर्डिंग जा रहा होगा। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो हम क्या लिखेंगे, V/R1। ठीक है ना दोस्तों।
प्लस इसमें कितना है R2 बराबर कितना है V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सही है दोस्तों, इन सबको हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब इन सब में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, V कॉमन ले लूँ। यदि मैं इसमें V अपॉन R इक्वलेंट तो अपनी जगह, इसमें से मैं V कॉमन लिया तो V अपनी जगह 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है दोस्तों, इस V से V कट गया तो 1 अपॉन R इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये मेरा क्या बन गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया किसके लिए, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब मुझे बोला जाए कि सर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल दिया, अब इसमें R1 में सॉरी इस जो R1 डिवाइस लगा हुआ है या फिर R1 रेजिस्टेंस के इसके अक्रॉस जो I1 करंट जा रहा है वो कितना है, तो आप निकाल सकते हैं I1 करंट, हाँ या ना। I1 आपको यदि कहां से मिलेगा, देखो इसका अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज कितनी है V और करंट क्या आ रहा है I, तो आपका जो R1 हो जाएगा सॉरी I1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 किसके हो जाएगा V अपॉन R1 के, I2 किसके बराबर हो जाएगा V अपॉन R2 के, और I3 किसके बराबर हो जाएगा V अपॉन R3 की। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या निकाल दिया, तीनों का अक्रॉस का निकाल दिया, करंट भी निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या था, तीनों के अंदर सेम था ही। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब इस जो रिजल्ट आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसका मीन क्या है। देखो दोस्तों, सारी टर्म किस में आ रही है, 1 अपॉन में आ रही है। ठीक है, 1 अपॉन में आ रही है। अब 1 अपॉन में आ रही है यानी कि मैं आपके सामने लिखूं 1/2, 1/3, 1/4। आप क्या देखते हो, जब भी टर्म 1/2 का मतलब क्या है 0.5, इसका मतलब क्या है 0.333, इसका मतलब क्या है 0.25। यानी कि 1 अपॉन में यदि हम इंटीजर रख रहे हैं या होल नंबर रख रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, हाँ या ना। 1 अपॉन का मतलब क्या आ रहा है, 1 अपॉन के अंदर यदि कि कोई भी टर्म 1 अपॉन में आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे भी तो देख लो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अंदर है, 1 अपॉन के अंदर है। यदि ये टर्म 1 अपॉन के अंदर है तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या देगा, किसी भी सर्किट को मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो कभी भी हम किसी भी डिवाइसेस को यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं तो वो क्या देता है, हमेशा हमको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इसीलिए तो हमारा जो बेसिक जो रीजन था कि हमारे जो घरों के अंदर जो वायरिंग्स होती है या हमारे कमरों के अंदर जो वायरिंग्स होती है, जो फैन या डिवाइसेस जो लगे हुए होते हैं उसके अंदर, वहाँ पे सब जगह जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको हमारे सर्किट के अंदर या हमारे रूम के अंदर या हमारे घर के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और यदि मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो क्या होगा, हमारे डिवाइसेस जो होंगे वो कैसे चलेंगे, स्मूथली चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही एक रीजन है जिसके कारण हम क्या करते हैं, घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, इन हाउस वायरिंग जो होती है, इन हाउस वायरिंग ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में यदि आपने हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट लगा दिया, फॉर एन एग्जांपल आपने अपने घर में एसी लगवा दिया, तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो क्या बोलता है कि सर इसका जो कनेक्शन करें वो डायरेक्ट किससे करें, मीटर से करें। क्यों करें मीटर से, क्योंकि वो क्या चाहता है कि ये यदि हमको डिवाइसेस को स्मूथली चलाना है तो हमको इस एसी का जो कॉम्बिनेशन करना है वो रिमेनिंग हाउस की जो वायरिंग है उससे कैसे करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है। क्योंकि हमको डायरेक्ट पावर कहाँ से उठानी है,
डायरेक्टली सप्लाई से उठानी है। ठीक है दोस्तों, तो यही एक रीजन होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, घरों के अंदर जितनी भी सप्लाई होती है या कॉम्बिनेशन का वायर का जो कॉम्बिनेशन करते हैं या वायरिंग करते हैं, वो कैसे कॉम्बिनेशन में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको क्या करता है, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? जब बोलूं आपसे कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसका आंसर क्या था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक के थ्रू, वन के थ्रू एक डिवाइस दूसरे थ्रू डिवाइसेस से, दूसरे डिवाइसेस क्या होता है, तीसरी डिवाइसेस से क्या रहता है, आपस में कनेक्ट रहता है। तो यदि एक भी डिवाइस फेल हो गया, वहां पे ही करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और करंट क्या होगा, अगले डिवाइसेस में पॉसिबल फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी हम बात करते हैं कि सीरीज कौन मैक्सिमम करता है, कौन मिनिमम करता है, उसको और डिटेल में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया क्या? ठीक है। अब छोटा सा कि यदि दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसको भी देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल को इजीली करने की, इजीली सॉल्व करने के काम में आता है। यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, दो रेजिस्टेंस है, उनको मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, फॉर एन एग्जांपल, ये एक सर्किट है जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस पैरेलली लगे हुए हैं, R1 और R2। ठीक है, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपने अभी देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू किसका होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको क्या करना पड़े, इसको सॉल्व करना पड़े, तो कैसे करोगे आप, एलसीएम लोगे, क्या आएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, R2 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे इसका। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यदि दो रेजिस्टेंस का सीरीज, दो कॉम्बिनेशन को, दो रेजिस्टेंस को आप पैरेलली कनेक्ट करते हो, तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का समीशन को डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय समीशन, आपको आंसर क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। मान लो आपके कॉम्बिनेशन के अंदर या फिर आपके सर्किट के अंदर n रेजिस्टेंस लगे हुए हो, क्या लगे हुए हो, इफ वी हैव n रेजिस्टेंस, यदि हमारे पास क्या लगे हुए, n रेजिस्टेंस लगे हुए, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn के। ठीक है, तो दोस्तों इसको यदि मैं एक छोटी सी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा दोस्तों, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ 1/Ri। ठीक है, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 से n तक। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट हम एक और बात करना चाहेंगे इसी के अक्रॉस, इसी दो रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अक्रॉस, कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या रहता है। यदि दो रेजिस्टेंस का सर्किट है या फिर मैनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, हमको क्या देखना है कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो चीज देखते हैं हम। तो इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। सो दोस्तों, हम क्या मान रहे हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। ठीक है दोस्तों, हमने दो रेजिस्टेंस जो कि आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, मैं क्या चाहता हूं, रिलेशन बिटवीन करंट
एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के लिए क्या रिलेशन आता है किस किस के बीच में, करंट और रेजिस्टेंस के लिए, तो वो देखते हैं करंट और रेजिस्टेंस। यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, इसमें करंट चला गया I1, इसमें कितना चला गया करंट I2, ठीक है ना दोस्तों। इसके अक्रॉस R1 है R2 है, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसको या तो V बोल लो या फिर इन दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की हम जब तक बात कर रहे हैं तो जब तक क्या होंगे, दो पॉइंट हमारे मेंशन होंगे, उसी के अक्रॉस तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो मैंने बोल दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB है, ठीक है। यदि मैं R1 के अक्रॉस लिखना चाहूँ तो R1 के अक्रॉस यदि अकॉर्डिंग टू क्या लिखूँ, ओम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की हम बात करें तो VA माइनस VB किसके बराबर होगा, I1 इंटू R1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सिमिलरली इस वाले रेजिस्टेंस का अक्रॉस लिखने की कोशिश करें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के बीच में क्या है, सेम है, तो VA माइनस VB इजिकल्स टू किसके होगा, आपके I2 इंटू R2, ठीक है। अब यदि यहाँ पर ढंग से देखें तो ढंग से हम ये चीज़ देखें कि दोनों ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, सेम है। यदि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना दोस्तों। तो यदि ऐसी बात है तो इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगी, इक्वल होगी, 1 इक्वल्स होगी किसके, 2 के, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड पार्ट तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, I1 R1 इजिकल्स टू I2 R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें रिलेशन देखें तो क्या आएगा, I1 अपॉन I2 इजिकल्स टू क्या आएगा, R2 अपॉन R1। देखा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि इससे हमको एक बात पता लग रही है कि यदि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, क्या बोल रहे हैं हम, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और वोल्टेज एक्चुअल में है क्या, IR के बराबर है, तो IR भी क्या है, कांस्टेंट है। यदि IR कांस्टेंट है तो क्या होगा, I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि किसी सर्किट के अंदर या किसी डिवाइसेस के अंदर यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो उसके अंदर से करंट उतना ही ज़्यादा अमाउंट का फ्लो होगा, यानी कि उतना ही कम अमाउंट का करंट फ्लो होगा। यानी कि रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्या होगा, करंट विल बी लो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का क्या होगा, हमारा डिवाइस है उसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, उतना ही कम फ्लो होगा। यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखने को मिलता है। अब यदि हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो करंट किसके बराबर होता है, I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 के। यदि मुझे I1 और I2 फाइंड करने हैं किसकी टर्म में, I की टर्म में, तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं, देखो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, कह देते हैं हम इसको भी एक इक्वेशन कह देते हैं यहाँ पे, कि इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, I1 और I2 फाइंड करना है। ये कितने अननोन है, 2 अननोन है, इक्वेशन भी कितनी है, 2, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम जानते हैं ना मैथमेटिकली कि जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन हमको चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हमको I1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1 माइनस I2 R2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2 इजिकल्स टू I, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I माइनस I2, ठीक है दोस्तों। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, ठीक है। यदि मैं I1 की जगह पुट कर दूं I माइनस I2 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें, I R1 माइनस I2 इंटू R1 माइनस का I2 इंटू R2 इजिकल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
इन दोनों में कॉमन है आपका I2, तो I2 कॉमन ले लिया जाए। अब बचेगा क्या, R1 माइनस R2 माइनस का IR1, ठीक है। तो यहां से हम I2 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। IR1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू I, ठीक है। आप इस वैल्यू को कहां पुट कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो I1 में। इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास I1 बराबर कितना आ जाएगा, I तो अपनी जगह है ही, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आई, R1 माइनस R2 इंटू I। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, I कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस R1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 माइनस का R1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। R1 से R1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास I1 किसके बराबर आ गया, R2 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू I। तो हमने क्या निकाल दिया कि दो पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच में करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन, और इंडिविजुअली ये करंट होते कितने हैं उन सब के बारे में हमने कैलकुलेशन कर लिया है। सो हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देख लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर वापस देख लेते हैं कि वोल्टेज क्या रहने वाली होती है उसके अंदर, कांस्टेंट, करंट क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट, और क्या करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या करता है हमको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब उसी बात को हम वापस आते हैं जिसको हमने छोड़ा था कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर्स क्या है। हमने फीचर्स तो यूज कर लिया, इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो उस चीज के बारे में देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, चलो यहां देखेंगे। यदि मैं एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो दोस्तों आपने दिवाली पे देखा होगा कि हमारे पास डेकोरेशन वाले लाइट्स आती हैं, है ना दोस्तों। वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे जो बल्ब्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि बल्ब का एक वायर क्या होगा प्रीवियस वायर से कनेक्टेड होंगे और दूसरा वायर दूसरे वायर से कनेक्ट होगा। फॉर एन एग्जांपल कैसे बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बात कर रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल ऐसा हमारे पास, ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होती है हमारी डेकोरेशन वाली जो हमारी लाइट्स होती हैं। अब आपने वहां देखा होगा कि यदि इनमें से एक भी बल्ब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पूरी जो हमारे पास जो डेकोरेशन वाली लाइट है वो कंप्लीटली क्या होगी, खराब हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों दोस्तों, आपने यही तो कर रखा है, उन डेकोरेशन वाली लाइट को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, यानी कि एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब यहां देखो कि यहां से जब तक करंट फ्लो हो रहा था आई, तो क्या हो रहे थे, तीनों आपस में क्या चल रहे थे, मस्त चल रहे थे। अब इनका जो ग्लोएशन था, यानी कि कितना ग्लो कर रहे थे, एक इंटरमीडिएट रीजन के साथ क्या कर रहे थे, ये ग्लो कर रहे थे, यानी कि लगभग 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 क्या हो रहे थे, सबके सब एक ही रेंज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, ग्लो कर रहे थे। अब यहाँ पे रेंज एक ही रेंज के अकॉर्डिंग क्यों ग्लो कर रहे थे, क्योंकि करंट क्या था इसके अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे एक भी डिवाइस क्या हो जाए, बल्ब खराब हो जाए, मान लो ये क्या हो गया, बल्ब खराब हो गया, यानी कि बल्ब खराब होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने का मतलब क्या है कि करंट फ्लो आगे हो ही नहीं पा रहा है। यदि करंट आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पाएगा, आपने क्या देखा कि करंट के फ्लो के बीच के फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन करंट का फ्लो कब नहीं हो पाता या इजीली फ्लो क्यों नहीं हो पाता है, तब नहीं हो पाता सर जब रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। ऑफ कोर्स ही बात है ना, जब तक रेजिस्टेंस क्या होगा, बैठा हुआ होगा, तब तक करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, करंट का फ्लो एकदम से कंप्लीटली रुक गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट का फ्लो रुक गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की कंडीशन हमारे पास ऑब्टेन हो गई है।
सर्किट ब्रेक का मतलब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है, कि यानी कि आप जितना ये करंट फ्लो करा रहे हो वो सारा जो करंट है उस रेजिस्टेंस ने क्या कर लिया है, ऑब्जॉर्व कर लिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां तक करंट पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और एक बल्ब खराब होने के कारण क्या होता है, वो क्या दे देता है, एकदम से हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस की कंडीशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमने जैसे बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस से ग्रेटर देन होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि यदि एक डिवाइस फेल भी हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल मान लो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था ग्लो भी क्या था, इंटरमीडिएट रीजन का था। अब मान लो ये क्या है, यहाँ पे मैं हटा के ये यहाँ पे बल्ब लगा देता हूँ, या फिर बल्ब के रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये किसका रेजिस्टेंस है, बल्ब का, ये भी किसका है, बल्ब का। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो ये R1 वाला जो बल्ब था वो खराब भी हो गया है, ये खराब हो गया, तो क्या हो गया, करंट का फ्लो रुक गया क्या, नहीं रुका ना, क्योंकि करंट के लिए तो दो पार्ट अवेलेबल थे। यहाँ पे इसने मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे दिया तो कोई बात नहीं, वहां पे करंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे करंट जा नहीं रहा है, सारा करंट कहां जा रहा है, I2 के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो यदि वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फीचर क्या है, यदि एक डिवाइस खराब भी हो जाता है वहां पे करंट का फ्लो स्टॉप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो करंट इज नॉट स्टॉप। इसलिए ही हमारा जो बेसिक रीजन है, इसी के कारण हम क्या करते हैं, घरों के अंदर जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यदि आपका मान लो पंखा खराब हो गया या फिर आपकी ट्यूबलाइट खराब हो गई, तो ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी। ऐसा तो हम नहीं चाहते ना, क्योंकि हम तो चाहते हैं यदि ट्यूबलाइट खराब होगी तो बाकी चीजें तो चले। तो वो किसके अंदर पॉसिबल है, वो केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही क्या है, पॉसिबल है। तो बात समझ में आ रही दोस्तों कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। यदि एक भी डिवाइस खराब हो जाता है तो क्या होगा, पूरे सर्किट के अंदर ही क्या होता है, करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। हम सीरीज और पैरेलल के यदि एक और फीचर की बात करें, या पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक और फीचर की बात करें, तो आपने देखा होगा जितने भी डिवाइसेस होते हैं घरों के अंदर, वहाँ पे एक फिक्स रेटिंग के साथ क्या आता है, बल्ब आते हैं या डिवाइसेस आते हैं। वहाँ पे आपने जनरली पढ़ा होगा घरों के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो वो बल्ब अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, पावर एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि 220 वोल्ट के अक्रॉस ही अपने आप को क्या बनाता है, कंपेटेबल बनाता है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक फीचर ये होता है कि हर जो डिवाइसेस है वो क्या करता है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, इस सेम पोटेंशियल के साथ क्या करता है, पावर को एक्सट्रैक्ट करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि पावर क्या हो रही थी, जो पावर जो सप्लाई हो रही थी या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा था वो तो क्या था, सेम हो रहा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है कि जो इंडिविजुअल डिवाइसेस लगा हुआ है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, पावर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करता है और उतनी ही पावर को क्या करता है, यूज करता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दोस्तों, ये सब कुछ बातें थी सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सो हम इस वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और करंट के कुछ नए फिनोमेना के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, स्टे सेफ।